नमस्कार खम्मा गणी राम राम सा। राजस्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ कोस कोस पर पानी और कोस कोस पर वाणी बदल जाती है। अगर कुछ नहीं बदलता तो एक शब्द है राम राम सा। जी हाँ, और यही राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच के नाम से हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि जो युवा गाँव में बैठकर अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, ऐसे लोगों को हम एक पिच प्रदान करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दें और हम प्रयास करते हैं उनके सपनों को पंख देने का, उनको नई उड़ान देने का, जिससे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबली हिट कर सकें, यानी कि वैश्विक बाजार दे सकें। तो आज कौन कौन आ रहे हैं हमारे पिच पर, आइए चलते हैं, देखते रहिए। राम राम सा। जी हाँ, पिछले सप्ताह आप दो ऐसे ऊर्जावान युवकों से मिले जो कि अपने गांव से विदेश की यात्रा के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, और उसके लिए हमने उन्हें मंच प्रदान किया राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच। जी हाँ, एक ऐसा पिच जहां पर आकर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपके गाँव में बने हुए प्रोडक्ट पूरे विश्व समुदाय के लिए लाभदायक हो सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपने गांव के नाम को विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ये वो युवा हैं जो ये साबित करते हैं कि हाथों की लकीरों पर इतना भरोसा क्यों करना, जब एक रास्ता हमारे बाजुओं से भी तो निकलता है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही ऊर्जावान महिला से हम आपको मिलाएंगे, एक ऐसे ही ऊर्जावान युवक से हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे उन एक्सपर्ट से मिला दें, उन जजेस से मिला दें जो कि आज इन लोगों के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट्स, क्या उनका हौसला, क्या उनकी मेहनत इस विश्व स्तर पर छाने के लिए तैयार है। सबसे पहले हमारे साथ हैं राकेश चौधरी, जो कि एक बड़े किसान हैं और जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी असल में हम सबको बहुत ज़रूरत थी। इन्होंने खरपतवार पे काम किया, इन्होंने जंगल में उगने वाली जड़ी बूटियों पर काम किया। ये मेडिसिनल बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। और दूसरे और हमारे मुख्य एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ डॉक्टर ओपेश सिंह हैं। डॉक्टर ओपेश सिंह जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर सकें, जिसमें कि वो अपनी तरफ से हर तरीके से इन युवाओं का साथ देने को तैयार है, तन मन धन। और पिछले एपिसोड के बाद आज हम एक नए एपिसोड में आज कुछ युवाओं के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर पिछले एपिसोड के बारे में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें ये मौका दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाए। जी, मेरी कंपनी का एक ही लोगो है 3V, बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। तो हमारा मानना है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नेटवर्क से जुड़ पाए ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मदद हम जब करेंगे जब हम उन तक पहुँच पाएंगे। तो जैसा कहा इन्होंने, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ मैडम, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, और डेफिनेटली मदद करेंगे आपकी। देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। जी, और मेरे टीवी पर बैठे दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से पिछली बार के एपिसोड को ऑन एयर होने के बाद में जिस तरीके से लोगों के फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस हमारे पास आए हैं, जी हाँ बिल्कुल आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप हमारे इन युवा किसानों की मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। और आप एक युवा किसान हैं और आपने भी अगर अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लिया है, आपकी क्यारियाँ भी अगर एक प्रयोगशाला बन चुकी हैं और आपने भी अगर कुछ ऐसा किया है जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना प्रोफाइल भेजना है और साथ में दिए गए फ़ोन नंबर पर आप मुझसे या हमारे इस कार्यक्रम के संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस लेडी से, जी हाँ, जिसे मशरूम लेडी कहा जाता है, जो कि एक छोटे से गांव से निकली, एक ऐसे परिवार से निकली जहां पर मान्यताओं को, परंपराओं को, संस्कृति को सबसे ज़्यादा माना जाता है। और उसके लिए अगर उन्हें कोई दूसरा कदम उठा में जब तक एक हर किचन तक मशरूम जैसे और मोरिंगा जैसे प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये काम बढ़ाया जा सकता है। अभी भी आज की तारीख में भी देखें तो मशरूम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक आम आदमी जब मशरूम खरीदने जाता है तो उसे ये भी वो पहचान नहीं सकता कि ये फ्रेश है, पुराना है या कितने दिन पुराना है, क्योंकि पैक होता है और पैक में उसे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, वो एक अलग बात है। आप कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो आपको लगता है कि ओपेश जी की मदद से, जिन्हें आप यहाँ तो पहचान दे चुकी हैं, पर उसे ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर सकते? यस सर, जैसे हम बटन मशरूम की बात करें तो लोकल मार्केट में सब जानते हैं, उस पर मैं काम भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ऑयस्टर मशरूम, कोडिसेप्स, सिताके, गेनोडर्मा।
तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो चारों जो मशरूम है, जैसे पहला मेरा ऑयस्टर का प्रोडक्ट है अभी जो आपके सामने है, इसमें मैंने श्रूम लेडी नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। इसमें मशरूम के अलावा 10% कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट, जैसे सर ने अभी मोरिंगा की बात की, तो मोरिंगा भी इंक्लूड है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको हम ग्लोबली बाहर पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटिव है, इसमें तो कोई शक है नहीं इसके अंदर। और इसका जो प्रिजर्वेशन है, मेथड है, उसमें भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं और काफ़ी 9 मंथ तक वैसे भी ये रह जाता है। तो इसका प्रिजर्वेशन और भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। मतलब क्या है प्रोडक्ट, क्या है, पाउडर है? पाउडर है सर, ऑयस्टर मशरूम को हम ड्राई कर रहे हैं और ड्राई करके सीधा हम पाउडर बना रहे हैं और पाउडर बना के हम इसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, लोगों को लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर अच्छी चीज़ उसमें लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे नीम सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मगर लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कड़वी लगती है। हम आजकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करने लग गए कि जो टेस्टी होगा वही लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा टेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की और फ्लेवर ऐड कर दिए हैं। अनुज जी, एक क्वेश्चन है मेरा जी, आप इसको नेचुरल कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? थोड़ा सा दर्शकों को भी इसके मशरूम जैसे हम सीधा अपन अगर राजस्थान की जनता अगर देख रही है तो उनके लिए आप मिर्ची प्रिजर्व करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मिर्ची प्रिजर्व करते हैं, ऑयल कंटेंट डालते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। महिलाएं 2-2 साल तक मिर्ची को प्रिजर्व रखती है। इसमें भी सेम ऐसा ही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम सनलाइट यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल ड्राई इसको पैक कर रहे हैं। इसमें और कुछ भी प्रिजर्वेशन हम डाल नहीं रहे हैं ताकि हमें कोई भी लोगों को जो हम दे रहे हैं वो केमिकल फ्री दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट रिजल्ट मिले। मेरा क्वेश्चन ये है, मशरूम लेडी बोले या आयरन लेडी? आप मशरूम लेडी बोलिए सर। क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो तो संघर्षों के साथ चलती आई है और सबको आप जीत के और इस तरह से आगे बढ़ी। देखिए अनुज जी, मेरे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। एक्सपायरी डेट कितनी? एक्सपायरी डेट अभी सर हम 9 मंथ रखी हुई है, मगर हम अगर एक्सपोर्ट में जाएंगे तो 2 ईयर तक हम कर लेंगे इसको कवर। अभी 9 मंथ इसलिए रखी हुई है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ राजस्थान और इंडिया लेवल पे जा रहा है और जो पैकेजिंग है वो काफ़ी छोटी है, तो इस वजह से हमने 9 मंथ रखी है। बट हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इसका 2 ईयर हम एक्सपायरी डेट रखेंगे। सारी अप्रूवल्स आपने ले रखी हैं डोमेस्टिक मार्केट में जो आपका ऑलरेडी? हाँ, अभी हमारा फूड सप्लीमेंट है तो फूड सेफ्टी लाइसेंस चाहिए हमारे को फसाई का, तो वो हमने ले रखा है। उसके अलावा हमारी अभी फाइल लगी हुई है इसका जो केमिकल ट्रायल के लिए, तो वो नेक्स्ट मंथ हमारी कंप्लीट आ जाएगी। और अभी आप कैसे सेल कर रहे हैं? अभी सर हम ऑनलाइन पे हैं, अमेज़ोन पे हमारा प्रोडक्ट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबसे पहले तो हमने सर इंस्टाग्राम फेसबुक से स्टार्ट किया हमारा मॉडल, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए अमेज़ोन वगैरह खुद भी अपना एक कमीशन रखते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ सेल कर रहे थे। अभी हमने अमेज़ोन पे स्टार्ट कर दिया है तो अमेज़ोन पे भी जा रहा है। बाकी हम टारगेट करना चाहेंगे जैसे बड़े ग्रुप्स हैं, डी मार्ट वगैरह, रिलायंस और ऐसे, तो वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरा तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप कह रही हैं आपका टर्नओवर 60-70 लाख है, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट सर 20% है अभी हम प्रॉफिट पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम लोग मार्केट को प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग है वो प्रॉफिट को उधर डाइवर्ट कर रहे हैं हम। बजट कम होने की वजह से? बजट कम होने की वजह से हाँ, मार्केट में कर रहे हैं हम, तो इसलिए अभी हम प्रॉफिट, अभी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हम जा रहे हैं। बट ये है कि हमारा जो प्रमोशन है वो बढ़ रहा है, सारा पैसा हम मार्केटिंग में, मार्केटिंग बजट में आपका ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। देखिए प्रोडक्ट तो अच्छे हैं और आई थिंक नो डाउट राकेश बिल्कुल, बट जो इशू है एक तो क्या है, हम लोगों को इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी जी, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हर कंट्री की अप्रूवल्स डिफरेंट है जी, पैकेजिंग डिफरेंट है, वहाँ का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, एक्सपायरी डिफरेंट है। जैसे कि अभी इनका एक्सपायरी 9 मंथ का है, वैसे तो चल सकता है जी, पर ये एक्सपायरी अगर 2 ईयर का होता है या 1.5 ईयर का भी होता है तो आपके लिए रास्ते और खुल जाते तो हैं। आराम से ओपन हो जाएगा। सर एक्चुअल में ये चीज़ें मेरे को पता थी एक्सपायरी 12, हम अभी भी 2 ईयर का दे सकते थे इसको, बट हमने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि ये प्रोडक्ट वैसे भी हमने जो पैकेजिंग है ये 15 डेज और 30 डेज़ की पैकेजिंग है, तो इसके लिए 9 मंथ की तो एक्सपायरी चाहिए ही नहीं होती है वैसे तो अभी इस मार्केट के लिए, तो इसको तो 2 ईयर के लिए बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, मेरे को पता है वो तो बढ़ा सकते हैं हम, बट अभी इस मार्केट को लेके मैंने 9 मंथ रखा है। अनुज जी, जब आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है इसमें अभी जो एक्सपोर्ट में जो डिमांड है और जो
डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, इसमें ट्रेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप उसके लिए भी ज़रूर सोचिए, और अपने जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें ट्रेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर इसमें ऐड करें। अनुज जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलो एक्सपोर्ट में तो हम आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। मेन चीज़ क्या है, उसके लिए पहले हम लोगों को तैयारी करनी है। अकॉर्डिंग टू पहले हम कंट्री सिलेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को पैकेजिंग से लेकर एक्सपायरी तक डेवलप करना पड़ेगा। रही फंडिंग की, आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके आए। आई थिंक सुनील जी उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं जी। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट, इवन मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 करोड़ इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप 1 करोड़ बोलेंगे, हम 1.5 करोड़ का प्लान करेंगे। मतलब आपको वर्केबल लग रहा है, डुएबल लग रहा है। देखिए, एक्चुअली पैसा खिलाड़ी पे लगाया जाता है। जी। अब वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सवाल क्या है, पहले बैलेंस शीट में ये बताएं, प्रॉपर डेवलप करके। इतना मार्केटिंग बजट है, किसी प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट से बनवाएं। सुनील सर आपको हेल्प कर सकते हैं। जी। वो रेडी है सर, मैं दे दूंगी तो आपको। वो आप मैं एक share बार कर प्रेजेंटेशन दीजिए। दूसरा, आपका प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी बहुत अच्छा इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी जा सकता है। हमारे जो बूट कैंप में इनको इनवाइट कीजिए। जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं बूट कैंप क्या है। बूट कैंप असल में ओपेश जी एक कैंप लगाते हैं, हर क्वार्टर एक कैंप लगाते हैं, हर 3 से 4 महीना में एक कैंप लगाते हैं, जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, जहां बहुत सारे मॉडल आते हैं, जहां बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं, और वो लोग मिलकर चर्चा करते हैं। इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने की जगह चाहिए, और जो लोग प्रयोग करते हैं, जो लोग इनोवेशन करते हैं, जो लोग स्टार्टअप करते हैं, उन्हें असल में पैसा चाहिए होता है। बूट कैंप असल में उन्हीं सब लोगों का एक आप कह सकते हैं कि मिलन तीर्थ है, जहाँ पर कि ये सब लोग मिलते हैं। तो आप उस बूट कैंप में आमंत्रित हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ अमलदा से अमेरिका तक का सफ़र तय करने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप सफ़र कर रही हैं, जिस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। और सीधी सी बात यह है, काबिल तारीफ़ होने के लिए वाकिफ़ तकलीफ़ होना पड़ता है। तकलीफ़ तो आती है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहेंगे राकेश जी आप? नहीं, बस इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश रहा है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप सोसाइटी को एक इंस्पायर, मतलब नए जो युवक हैं, इनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू राम राम सर। इंटरनेशनल बिजनेस। और राम राम साहब, एक बार वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ऊर्जा के साथ। तब तक देखते रहिए समाचार प्लस। के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है हमारे उन युवा वैज्ञानिकों को, हमारे उन खेतों के वैज्ञानिकों को जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात में हमेशा खेतों में लगे रहते हैं और हर शाम पूरे हिंदुस्तान के लिए 140 करोड़ रोटियों का इंतजाम करके उसके बाद घर जाते हैं। जी हाँ, अब हम आपका परिचय एक ऐसे युवा वैज्ञानिक से कराने जा रहे हैं जो खुद सिर्फ 10वीं पास है। सीकर के पास बेनिया का बास गांव के श्रवण बाजा खेतों के वैज्ञानिक कहलाते हैं। वो इतना कुछ सोचते हैं अपने खेतों के बारे में कि उन्होंने अपने गांव में बैठे बैठे खेतों के लिए रोबोट बना दिया। एक ऐसा रोबोट जो कि अपने आप काम करता है, रिमोट से फसलों में दवा छिड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण बाजिया की, जिनके पास किसी समय पर बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु कई संस्थान आगे आके उन्होंने उनकी रिसर्च के लिए पैसा दिया, उनकी इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया। आज श्रवण बाजिया हमारे साथ हैं अपनी एक मशीन के लिए बात करने के लिए, जिस मशीन को वो बेच चुके हैं, परंतु अब उसका प्रोडक्शन वो बढ़ाना चाहते हैं। कौन सी मशीन है और उसके लिए क्या चाहते हैं, आइए सुनते हैं सीधे श्रवण बाजिया से। नमस्कार श्रवण जी। नमस्कार सर। राम राम साहब। राम राम सर। मेरा जी। नाम श्रवण कुमार, दांता रामगढ़, सीकर, बेनिया का बास। और मैं एक फार्मर हूँ, और फार्मर होने के नाते मेरे को किसानों की जो समस्या है वो पता है मेरे को। और मैंने शुरुआत में कुआं खुदाई का काम किया था। पानी जैसे ही कम हुआ, मैंने गहराई करना शुरू किया कुएं में, तो धीरे धीरे चलता गया। और फिर लास्ट में एक मेरे साथी की मौत होने के बाद मैं छोड़ दिया उस काम को। फिर मैंने सोचा कि कुछ किसानों के लिए करे,
और किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनाए। पहला मेरी मशीन थी वीडर मशीन, जो खरपतवार हटाने के लिए हर किसान को समस्या रहती है। तो वो मशीन मैंने फर्स्ट बार बना के देखा तो मेरा सामना हुआ एनआईप, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उसका मेंबर जो मेरे पास में आया और बताया उन्होंने कि ये अच्छी मशीन आप बना रहे हो, तो उन्होंने मेरी फाइल वहाँ तक पहुँचाई। और दूसरा महेंद्र मधुप जी ने मेरी पहली पुस्तक में छपी सर्द कृषि पुस्तक में, तो मेरा मनोबल और भी बढ़ गया और पेपर में भी आने लगी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसानों की जो भी समस्या आई मैं उसको हल करने की कोशिश करने लगा मशीन के जरिए। अब जो फिर फार्मर बोलने लगे कि हमारे को ऐसी मशीन की ज़रूरत है, तो मैं उस पर सोचने लगा। लेकिन मैंने जो बनी हुई चीज़ है वो नहीं बनाई, नई चीज़ बनाई। अगर किसान को पता नहीं है वो चीज़ है नहीं, तो मैं सर्च करके उनको बताता हूँ भाई चलो ठीक है ये मशीन वहाँ मिल जाएगी। लेकिन जो नई समस्या आती है उसी के ऊपर मैंने काम किया है। और फिर धीरे धीरे ओनियन सीड ड्रिल बनाई मैंने, जो प्याज की नर्सरी तैयार करती है। तो एक बार का टाइम था कि उसमें सीड का बहुत भाव हो गया था, 6,000 रुपये पर केजी का। तो एक इनोवेटिव फार्मर मेरे पास में आया और उन्होंने बताया कि सीड हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके से छिड़काव विधि से करते हैं तो बहुत सीड वेस्ट जाता है। तो वो सोच के मैंने एक छोटी सीड ड्रिल बनाई, मैनुअल हाथ से खींच के चलाई जाती है वो मशीन मेरी आज पूरे इंडिया में चलती है। कितनी लगभग बिक चुकी हो? वो मशीन मैंने लगभग 6 साल में लगभग 2,000 से 2,500 तक के पीस बेचे मैंने, मैनुअल ओनियन सीड ड्रिल जी। फिर मैंने कई बड़े फार्मर थे तो मैंने ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन बनाई। वो मशीन मेरी अलवर बेल्ट में सबसे ज़्यादा चलती है। मैनुअल सीड ड्रिल के बाद आपने ट्रैक्टर माउंटेड सीड ड्रिल बनाई, वो प्याज के लिए। फिर समस्या आई किसानों को यार प्लांटेशन लगाने की, जो नर्सरी लगाते हैं तो उसमें भी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और उस मशीन पे भी मैंने 3 साल स्टडी की। अब क्या है कि एक किसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो मैंने एक डायरी लिया और उसमें स्टडी करने लगा, भाई आपकी लाइन टू लाइन दूरी कितनी है। अब मैं दूसरे को बोलता आपकी लाइन टू लाइन दूरी कितनी है, सीड से सीड की दूरी कितनी है। तो मैं ऐसा मतलब 3 साल तक इसकी स्टडी की। तो फिर जितने ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने रुझान दिया उसी हिसाब से मैंने मशीन डिज़ाइन की। आज वो मशीन भी चल रही है एकदम। ये आप बात कर रहे हैं ट्रैक्टर माउंटेड। कितनी मशीनें लगभग बेच चुके हैं अब तक आप? ये मशीन मैंने 150 मशीन दी है। 150 मशीनें? हाँ। और मैं इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सीजनली काम होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखने के लिए मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। तो ये है, अब धीरे धीरे किसान उसी अनुरूप रुझान में चल रहे हो जी। अब असल में देखा जाए तो इनकी 2 रिक्वायरमेंट है ऑफिसर। पहली रिक्वायरमेंट तो जो ट्रैक्टर माउंटेड ओनियन सीड ड्रिल है उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ इन्वेस्टर चाहिए, फंड्स चाहिए। और जो दूसरी ओनियन हार्वेस्टर है जिसकी क्वेरीज इनके पास अफ्रीका से आ रही है या किसी दूसरे देश से आ रही है, अगर वो चाहें, हालांकि उनका मूड नहीं है कि वो उस पर ज़्यादा काम करें, पर अगर वहाँ से इतनी इंक्वायरीज आ रही है तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करें? देखिए ऐसा है सरवन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका के हर तीसरे देश में मेरा ऑफिस है। जहाँ से आपको क्वेरी आई है आज आप मेरी टीम को बताइए, कल ही हम आपके बायर को वेरीफाई करें। सर उसका एड्रेस वगैरह है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा वो। बिल्कुल सही बात है, कई बार फेक क्वेरी आती है, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी है एग्रीकल्चर सेगमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नया मार्केट ही अफ्रीका है। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर वही वाली बात कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। एक्सपोर्ट में आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। आप जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हैं तो 30 to 40% एडवांस पेमेंट आता है। और आपको जो जिस तरह से आप लग रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मदद करेंगे। सरकार की पॉलिसी भी है, अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमने एलसी के ऊपर लिया तो टोटल वैल्यू का 50 to 60% बैंक भी फाइनेंस देगा। यानी कि आपको एडवांस मिला माल बनाने के लिए, क्वांटिटी में माल मिला, जैसे आपने 10 बोला उन्होंने 10 की यहाँ कर दी, तो 10 का 30 to 40% एडवांस। जब अपने पास 30-40% एडवांस होता है तो हम बाकी भी अरेंज कर लेते, बाकी की फाइनेंस फैसिलिटी मिल जाती है। आप 2-4 बार एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक अनटैप्ड मार्केट को कवर कर लेंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट में ईसी जीसी कवर लेके कभी जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है आपका फाइनल पेमेंट
में गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। जी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो लोगों को नहीं पता, यही तो नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर लोगों को पता ही नहीं है मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ। एडवांस भी मिल रहा है जी। क्रेडिट मार्केट नहीं है, बल्क ऑर्डर है, सबसे बड़ी चीज सरकार की पॉलिसी बहुत सपोर्टिव है, और केवल लोगों को ये नहीं पता कि कैसे चालू करें। इंग्लिश जी। जिन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला, लैंग्वेज बैरियर है। देखिए लैंग्वेज बैरियर अभी शुरुआत में तो हम आपको मदद करेंगे, जो आपकी कोई भी क्वेरी आती है आप हमें भेजिए, हम वहाँ से उनको वेरीफाई भी करेंगे, हमारे ऑफिस में बैठा के बात करेंगे, फेस टू फेस डील करेंगे, हम प्रेजेंटेशन देंगे, और इंग्लिश भी छोड़िए, हम तो उसी की भाषा में बैठ के बात करेंगे और उसको उसी की लैंग्वेज में कन्वेंस करेंगे। जो भी पेमेंट टर्म आपकी रहेगी उसको डबल वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि हम उधर ही बैठे। डील करने में हमारी टीम आपके लिए काम करेगी, हमारी कोई कमीशन पॉलिसी नहीं है, सीधा ऑर्डर आप ही के लिए, यानी वो इम्पोर्टर हुआ आप एक्सपोर्टर हुए। इंडिया में भी ज़्यादा अप्रूवल नहीं चाहिए, 10-15 हज़ार रुपये की अप्रूवल्स में एक्सपोर्ट का काम हो जाता है। एक ही क्वेश्चन है, जैसे जो आपने ये माल भेजा, इनमें कहीं कोई रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो कैसे आप पूरी करते हैं या नहीं पड़ती? सर्विस कैसे देंगे? नहीं देखो, मेंटेनेंस तो आती है हर चीज़ में, ये तो मिट्टी में चलने वाली चीज़ है, तो हम इजीली उसको बनाएंगे, वहीं पे भी वो खोल के उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ लो मेंटेनेंस का प्रोडक्ट है हाँ, आपका। अगर वहाँ कोई पार्ट नहीं मिलता है तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा। वो ऐसी मशीन हम उसको देंगे, तभी तो मैं उसके साथ में अभी काम मतलब फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी सोचना पड़ेगा, अगर ये मशीन वहाँ जाएगी तो मान लो कुछ क्वेरी आएगी तो मैं थोड़ी जाऊँगा वहाँ। देखिए जब प्रेजेंटेशन होती है कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, तो बंदे को अपने को क्या बताना चाहिए, ये इक्विपमेंट है, ये इसके कुछ स्पेयर पार्ट हैं जो एज यूजुअल ख़राब होते हैं, ये भी आप साथ में एडवांस में मंगाइए। ट्रेनिंग टीचिंग प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर होता है, आरटी आपको ट्रेनिंग टीचिंग प्रेजेंटेशन कहती है। टिकट में कराऊंगा, चाहे 2 लाख का आता है, चाहे 3 लाख का आता है, आना जाने का, हम आपको वहाँ भिजवाएंगे, मेरी टीम वहाँ मदद करेगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन आप ही दे सकते हैं। राइट। हाँ वही तो है जी ना। जी। तो उसमें मैं मदद करूंगा, तो एक्सपोर्ट हमको- ऑर्डर हो जाता है, फाइनेंस में मैं मदद करूंगा। इंडिया के अंदर आप एक बार मुझे प्रेजेंटेशन दीजिए, कंपैरिजन दीजिए, बिजनेस प्लान सुनील भाई डेवलप करके देंगे जी। उसको एक प्रोफेशनल प्लान बनाइए। इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, हमको आपके तो ऊपर दाव लगा रहे हैं हम इन्वेस्ट की लोग, कमी है। आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं, प्रॉफिट समझाना जरूरी है। मेरा प्लान सिर्फ मशीन बनाने का ही है, और बिजनेस करने का आइडिया मेरे पास नहीं है। प्लान मैं बनवाता हूँ सर, प्लान इनका मैं बनवाता हूँ। इनकी ठीक है, मदद श्रवण जी? सुनील जी जैसा अभी- जी हाँ, जी हाँ श्रवण जी। देखो हर आदमी की अलग अलग होती है। मैं बोल देता हूँ यार मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन बिजनेस करना मेरे को नहीं आता, मेरे को इक्विपमेंट बनाना आता है। श्रवण जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, अपना काम कीजिए, और अब आप अपने सपनों को पंख लगा लीजिए, बिल्कुल तैयारी कीजिए आप। तैयारी कीजिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।